तो वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन करे थे जिसमें हमने यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाले केसेस पढ़े थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केसेस देखने हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कब आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को निकालना कैसे है, और इसमें एक फ्री वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस किया था, वो क्या होता है, कैसे निकालना है, हमें वो सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये सिस्टम दिया गया है और मैं बता दूं ये सिस्टम एक होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम मतलब कि अगर आपके पास सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में सिस्टम दिया गया है और अगर बी आपका जीरो वेक्टर है, मीन्स यू हैव अ सिस्टम ए एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये होमोजीनियस, इस टाइप के सिस्टम को हम होमोजीनियस बोलते हैं, होमोजीनियस। और ये होमोजीनियस सिस्टम का हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप x को आप जीरो ले लो तो ये ए एक्स इक्वल अपने आप जीरो आना ही आना है। तो मतलब कि जो होमोजीनियस सिस्टम जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपके कंसिस्टेंट होते ही है, कंसिस्टेंट। तो अगर आपको कोई भी होमोजीनियस सिस्टम है, मतलब कि राइट हैंड साइड में सारा वेक्टर अगर जीरो है, ठीक है, अगर एक भी नॉन जीरो होगा तो होमोजीनियस नहीं होगा, सारे जीरो होने चाहिए राइट हैंड साइड में। तो ये अगर जीरो है तो इस सिस्टम को हम होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब होमोजीनियस सिस्टम तो हमेशा कंसिस्टेंट होगा ही होगा, क्योंकि आप एक्स वाई जेड डब्ल्यू को अगर मैं जीरो ले लूँ, अगर यहाँ पे मैं एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू को मैं जीरो ले लूँ, 0 पॉइंट, तो ये तो उसको सेटिफाई कर ही रहा है, तो उसका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की तो बात करनी ही बेकार है, क्योंकि सिस्टम तो कंसिस्टेंट हो गई होगी। अब सिस्टम जब कंसिस्टेंट होता है तो आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं। पहली बात, क्या उस सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। तो आपको होमोजीनियस में एक सोल्यूशन तो हमेशा मिलता है, एक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या x इज इक्वल टू जीरो ओनली सोल्यूशन है, सिर्फ यही सोल्यूशन है यूनिक सोल्यूशन, या फिर इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, हमें ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो ये तो इसकी बात हुई होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि ये सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट मिलेंगे। इनफाइनाइट मिलेंगे तो कैसे निकालने इनफाइनाइट। तो सबसे पहले प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा जो हम लास्ट वीडियो से करते आ रहे हैं। आपको इसकी ओक मैथमेटिक्स लिखनी है और उसकी रैंक निकालनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो उसकी हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया आपकी 1 3 4 7 एंड 0 2 4 5 8 0 3 1 2 3 0। सो दिस इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उसकी डायमेंशन कितनी होगी 3 बाय 1 2 3 4 5, तो 3 बाय 5 की मैट्रिक्स ये बनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि मुझे ए बी और ए दोनों की रैंक चाहिए। ठीक है, मुझे पहले से ऑलरेडी पता है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी के बराबर आएगी ही आएगी, क्योंकि सिस्टम कंसिस्टेंट है, जीरो सोल्यूशन तो मिल ही रहा है। बट फिर भी हम इसको रैंक ऑफ ए बी निकालते ताकि हम इसके सोल्यूशन भी निकाल सकें, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि ये इसके सोल्यूशन तो मिलेगा बट यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, खाली जीरो सोल्यूशन ही इसका यूनिक होगा या इसके अलावा भी हमें सोल्यूशन मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको आरईएफ की फॉर्म में लाने के लिए 3 कंडीशन होती है, नॉन जीरोस अबव, जीरोस बिलो, जीरो कोई है नहीं। सेकंड, फर्स्ट वाली रो का नॉन जीरो कोफिशिएंट जो भी होगा उसके नीचे के जीरो डालने हैं, तो इसको जीरो बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा मेरा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो ये दो ऑपरेशन लगाता हूँ मैं R2 और R3 में, तो वी गेट 1 3 4 7 एंड 0, R2 माइनस 2 R1, तो ये तो जीरो हो गया। 4 माइनस कितना हो गया यहाँ पे 4 माइनस 6 मीन्स माइनस 2। ओके, 5 माइनस 8 माइनस 3 और 8 माइनस 7 तो 14, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 6 माइनस 6, और ये तो जीरो ही रहेगा यहाँ पे। और R3 माइनस 3 टाइम्स R1 0, 1 माइनस 9 मीन्स माइनस 8। ओके, 2 माइनस 4 3 12 माइनस 10। ओके, 3 माइनस 14, 3 माइनस 14 मीन्स माइनस 11 एंड 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, सेकंड वाली रो में नॉन जीरो लीडिंग कोफिशिएंट ये है, उसके नीचे वाले को जीरो बनाना है। तो मुझे इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए कैसे करूँगा मैं, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ और माइनस कर दूँ, तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 4 R2। ठीक है, तो R1 और R2 में नो चेंज है, तो 1
3 4 7 एंड 0, 0 -2 -3 -6 0, ये तो आपका 0 हो जाएगा। इसको मैं क्या किया, इसमें से 4 मल्टीप्लाई करा तो 8 हो जाएगा 0। ये कितना होगा, -10 प्लस 4 3 12 2, और ये कितना होगा आपका -11 प्लस 6 4 24, तो ये कितना हो गया आपका 13, और ये 0। ठीक है, और तो फर्स्ट रो में लीडिंग नॉन जीरो ये है, इसके नीचे की 0, सेकंड रो में लीडिंग नॉन जीरो ये है, इसके 0, और थर्ड में लीडिंग नॉन जीरो ये है। यहाँ मैट्रिक्स खत्म हो गई। थर्ड पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट रो का लीडिंग पीछे वाले लीडिंग के राइट से स्टार्ट होगा, राइट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी राइट से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज ना आरईएफ फॉर्म। ये पूरी मैट्रिक्स ए बी और ए दोनों के दोनों आरईएफ की फॉर्म में है, तो हम इसकी रैंक निकाल सकते हैं। तो रैंक ऑफ ए बी कितना हो जाएगा आपका, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरोज इन आरईएफ फॉर्म। इस पूरी मैट्रिक्स में नॉन जीरोज कितने, 1 2 और 3, 3 नॉन जीरोज है। मैट्रिक्स ए को देखूँ तो कितनी नॉन जीरोज आ रही है, तो भी 1 2 3 आ रही है, तो रैंक ऑफ ए बी आपकी 3 आ गई। ठीक है, और अब सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, कंसिस्टेंट। अब हमें ये देखना है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, तो 4 अननोन्स है। ठीक है, तो लेस देन 4 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स। तो अगर आपकी रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आई, तो जो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, तो उसका मतलब क्या है, तो इट विल हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मतलब इस सिस्टम के हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। जीरो सॉल्यूशन तो है ही है, उसके अलावा भी हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने कैसे है वो हमें देखना है। तो वो वाला पॉइंट कैसे निकालना है हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो देखो करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। कैसे किया था हमने यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में, जो भी हमारा लास्ट में हमारी आरईएफ की फॉर्म में बना था, हमने इस मैट्रिक्स को सिस्टम के फॉर्म में लिखा था। अब हमें सेम ऐसे करना है, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमें सिस्टम की फॉर्म में लिखना है दोबारा से। तो ये कितना होगा आपका यहाँ पे x + 3y + 4z + 7w इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना होगा आपका -2y - 3z - 6w इज इक्वल टू 0। ये कितना हुआ आपका 2z + 13w इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया हमने, सेम था जो हमारे पास मैट्रिक्स आई थी उसको हमने सिस्टम की फॉर्म में लिख लिया। अभी तक जैसा हम करते आ रहे हैं पिछले लेक्चर से, स्टार्टिंग हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम बिल्कुल वैसा का वैसा ही कर रहे हैं। हमने इसको सिस्टम की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते थे, वी डू द बैक सब्स्टिट्यूशन, हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते थे। बट यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आएगी। देखो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में हमारे पास z या w की स्पेसिफिक वैल्यू आती थी, उसको ऊपर पुट करते थे, उसको फिर और ऊपर पुट करते थे, हमारी सारी वैल्यू मिल जाती थी। बट यहाँ पर क्या है, z और w में रिलेशन आ गया। यहाँ पे या तो आप z को w की फॉर्म में लिखोगे या w को z की फॉर्म में लिखोगे, आपके पास एक ही चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, किसी को किसी की फॉर्म में लिख सकते हो। सपोज मैं z को w की फॉर्म में लिखता हूँ, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू -13/2w। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख दो, और जिस वेरिएबल की फॉर्म में लिखा, जैसे w की फॉर्म में लिखा, अब w को मैं फ्री वेरिएबल मान लेता हूँ। तो लेट w इज इक्वल टू k वेयर k इज फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल का मतलब क्या है, फ्री वेरिएबल का मतलब क्या, k की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि z तो w पर डिपेंड हो रहा है, बट w किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा, w किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब w को कुछ भी ले सकते हो आप। तो w इज इक्वल टू k वेयर k इज अ फ्री वेरिएबल। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, z की w की वैल्यू k आ गई, z की वैल्यू मेरे पास ये थी, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, z इज इक्वल टू -13/2k। मतलब कि अब मुझे क्या करना है, हर एक x y z w सबको k की फॉर्म में लेकर आना है। तो w तो आपने k मान लिया था जो फ्री वेरिएबल था, z को आपने w की फॉर्म में लिख लिया, k की फॉर्म में लिख लिया, z आपका ये आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे y को भी k की फॉर्म में लिख लो। तो -2y - 3, z कितना आया था आपका -13/2 k -6, w कितना है आपका, w तो आपका k था इज इक्वल टू 0, तो y को भी k की फॉर्म में ले आओ। तो ये कितना होगा -2y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 26 नहीं है, ये होगा आपका 39/2 k -6k इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज -2y। अब इसको सम कर लो, +2, ये कितना 39k -12k इज इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा आपका 27, तो 27/2k आ जाएगा, तो इधर जाएगा कितना होगा -2y इज इक्वल टू -27/2k। तो दिस इम्प्लाइज y कितना हो गया आपका, y आपका हो गया 27/4k। तो y को भी आपने k की फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो y ये -2 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप z को भी k की फॉर्म में ले आए, w k माना था, y को भी k की फॉर्म में ले आया, x को भी k की फॉर्म में ले आता हूँ मैं। तो इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ। x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, x + 3, व्हाट इज़ y, y कितना आया था आपका 27/4k + 4, z कितना आया था आपका, z इज इक्वल टू -13/2k और +7w, w कितना था आपका k इज इक्वल टू 0। अब x को भी k की फॉर्म में ले आओ, तो दिस इम्प्लाइज x, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, प्लस ये कितना होगा 27/3, तो 81/4k, ठीक है। और -13 को 4 से करो, 4 3 12, 4 और 1 5 52, -52/2k + 7k इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, तो सिंप्लीफाई करके आप क्या आएगा, x इक्वल टू -5/4k वेयर k इज़ द फ्री वेरिएबल। तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन जो बना है, आपका फाइनल सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं इधर लिख देता हूँ फाइनल सोल्यूशन। तो आपका फाइनल सोल्यूशन आया x इज इक्वल टू कितना आया -5/4k, y इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे आपका 27/4k, z कितना आया आपका -13/2k एंड w क्या आया k, वेयर k इज़ फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल्स मतलब यू कैन टेक k बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी आप रियल नंबर ले लो उसका सोल्यूशन होगा। इसका मतलब कि k को सपोज मैं 2 लेता हूँ, अगर मैं k को 2 लूँगा तो w आपका 2 आ जाएगा, z आपका 13 × 26/2 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे मुझे y मिल जाएगा, x मिल जाएगा। जो भी आपकी x y z की जो वैल्यू होगी w की, उसको अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे ही k को मैं मान लो 3 डालूंगा तो भी मुझे x y z w की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब k की चॉइस कितनी है, k की इनफाइनाइट चॉइस है, k की इनफाइनाइट चॉइस है, इसका मतलब कि x y z और w की भी इनफाइनाइट चॉइसेस आ गई, तो मतलब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल गए। इसलिए यहाँ पे फ्री वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जब आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होती है तो आपके पास इनफाइनाइट चॉइसेस होती है, तो हमेशा आपको फ्री वेरिएबल मिलेगा इन केस ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब जो ये फ्री वेरिएबल से आपके एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, उसका हम एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें एक सिस्टम दिया गया है, ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम है ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आपका कंसिस्टेंट होगा। अब आपको ये चेक करना है इसका यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल कर भी देखने हैं। तो प्रोसेस यही है, वी विल राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसके हम फाइंड करते हैं ए बी इज इक्वल टू 3 4 -1 -6 0 2 3 2 -3 0 2 1 -14 -9 0 1 3 13 3 0। एक बार इसकी एंट्रीज को चेक कर लो, 1 3 13 3 0 2 1 -14 -9 2 3 2 -3 -6 -1 4 एंड 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की इसकी रैंक निकालनी है, ए की और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। तो रैंक की निकालने के करना है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में लेकर आनी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, नॉन जीरोस अबव जीरोस बिलो, जीरो को है ही नहीं, वो सर्टिफाई हो ही रही है। सेकंड क्या होता है, लीडिंग जो भी नॉन जीरो नंबर होगा उसके नीचे वाले जीरो करने हैं। देखो लीडिंग यहाँ पे 3 है तो उसको मुझे नीचे वाले जीरो करने हैं। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन में मदद करेगी। जब भी आपको नीचे के जीरो बनाने हो ना, तो सबसे पहले आप ऊपर की जो एंट्री है ना उसको 1 कर लो, क्योंकि 1 से अगर ये 1 होगा ना तो 1 से जीरो बनाने ईजी रहेंगे। अदरवाइज़ वैसे भी कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है कि आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते, बट अगर ऊपर मैं 1 लेकर आ गया ना तो नीचे के जीरो बनाने ईजी रहेगा। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि कोशिश करो फ्रैक्शन से बचने की, अगर फ्रैक्शन से जितना बच सको बचो, अदरवाइज़ कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है।
तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे या तो 3 से डिवाइड करूँगा तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो मुझे वो भी नहीं करना। मैं क्या करता हूँ, अगर R1 और R4 को इंटरचेंज कर दूँ तो ऊपर 1 आ जाएगा, तो वही करते हैं हम, R1 इंटरचेंज टू R4। तो ये R4 आपके ऊपर चली जाएगी 1 3 13 3 एंड 0। R2 तो ऐसी रहेगी आपकी 2 3 2 -3 0 2 1 -14 -9 0, और R1 नीचे चली गई 3 4 -1 -6 0। ठीक है, अब क्या हुआ, ऊपर मेरा 1 आ गया ना। अब देखो, अब नीचे के 0 बनाने कितने ईजी है, R2 - 2 R1, R3 - 2 R1, R4 - 3 R1। तो ऑपरेशन लगा दो, R2 चेंजेस टू R2 - 2 R1, R3 चेंजेस टू R3 - 2 R1, R4 चेंजेस टू R4 - 3 R1। तो हम ये ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे। R1 में कोई चेंज नहीं है तो R1 को ऐसे लिखते हैं यहाँ पे 1 3 13 3 0। ठीक है, R2 - 2 R1 कितना होगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे 3 - 6 कितना होगा -3। एक बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ना कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो आप कैलकुलेशन अलग से कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, R2 - 2 R1, तो 2 - 26 मीन्स 24 -24, और -3 - 6 6 7 8 9 -9 एंड 0। ठीक है, R3 - 2 R1, तो ये तो 0 हो जाएगा। 1 - 6 -5। ठीक है, -14 -26, तो कितना होगा यहाँ पे 6 4 10, 2 3 और 1 4 -40। ठीक है, -9 -6 9 10 11 12 13 14 15 -15 एंड 0। ठीक है, और अब क्या करना है मुझे, R4 - 3 R4, तो इसको करते हैं। तो R4 - 3 टाइम्स R4, ये तो 0 हो जाएगा आपका। 4 - 3 टाइम्स 9 -5। ठीक है, -1 -9 एंड 3 39, तो -40। ठीक है, -6 -3 टाइम्स 3 9 -15 और 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, फर्स्ट रो के जो नॉन जीरो कोफिशिएंट उसके नीचे वाले तो मैं 0 ले आया। सेकंड रो का नॉन जीरो कोफिशिएंट आपका ये है, तो इसके नीचे वाले मेरे को 0 लेकर आने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 0 बना देता हूँ, ये माइनस ये करके ये तो 0 आ ही जाएगा। मीन्स R4 चेंजेस टू R4 - R3। तो ये ऑपरेशन लगाता हूँ मैं यहाँ पे 1 3 13 3 0। ठीक है, और R2 और R3 में कोई चेंज है ही नहीं, तो वो तो ऐसे रहेगा आपका 0 -3 -24 -9 0 0 -5 -40 -15 0। अब देखो R4 - R3 करना है, तो ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, दिस माइनस इज 0 0 एंड 0, ये तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब मुझे इस वाली सेकंड फर्स्ट रो का जो लीडिंग नॉन जीरो ये है, उसके नीचे के 0 लिया है। सेकंड रो का लीडिंग नॉन जीरो ये है, उसके नीचे वाले को 0 लेकर आना है। मतलब मुझे 5 को ये 0 बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, अगर मान लो मैं पहले ये 5 है ना, मैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो थोड़ा सा -5 से डिवाइड करता हूँ, तो अभी थोड़ा ईजी हो जाएगा। R3 चेंजेस टू R3 अपॉन -5, तो कितना होगा यहाँ पे 1 3 13 3 0। ठीक है, 0 -3, और हम इसको भी वैसे अगर हम R2 को भी डिवाइड कर देते हैं तो भी इजी आ जाएगा। R2 चेंजेस टू R2 अपॉन -3। जितना कैलकुलेशन को इजी कर सको उतना इजी करो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको -3 से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा 1, इसको 3 8 × 24 3 3 9 एंड 0, और इसको 5 से डिवाइड किया -5 से, तो कितना आएगा यहाँ पे 0 1 5 8 40 3 एंड 0 एंड 0 0 0 0 0। ठीक है, अब ये क्या करूँ, R3 - R2 करने पर ये 0 आ जाएगा मेरा। तो R3 चेंजेस टू R3 - R2, देखो कितना
सिंप्लीफाई ईजी हो गया, बड़े बड़े नंबर से हम इस पे आ गए। तो ये कितना आएगा 1 3 13 3 0, तो 0 1 8 3 0, तो दिस माइनस 0 0 0, ये तीनों 0 हो जाएंगे और नीचे वाला तो 0 था ही था। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है हमें, अब ये पूरा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है ए बी और ए बी। तो ए बी की रैंक कितनी आ गई आपकी, रैंक ऑफ ए बी आपकी ए बी की रैंक जो है आपकी, रैंक ऑफ ए बी आपकी नंबर नॉन जीरोस, इसमें नॉन जीरोस कितने 2 है, और ए को अगर मैं देखूँ उसमें भी नॉन जीरोस आपकी 2 है, रैंक ऑफ ए। तो कंसिस्टेंट तो है सिस्टम, वैसे भी होमोजेनियस था, हमें पहले से पता था। और नंबर अननोन्स कितने हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 4 अननोन्स है, तो लेस देन 4 है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। इसका मतलब इट विल हैव अ इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन निकालना है कैसे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सेम। इसको हमें दोबारा सिस्टम के फॉर्म में लिखना है और बैक सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो मैं इसको हटाता हूँ, तो इसको मैं दोबारा से सिस्टम के फॉर्म में लिखता हूँ मैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, x प्लस 3y प्लस 13z प्लस 3w इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये कितना आएगा यहाँ पे, y प्लस 8z प्लस 3w इज इक्वल टू 0। बाकी 0 इक्वल टू 0 तो आ ही रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वो बैक सब्स्टिट्यूशन करना है। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, आपके पास 2 वेरिएबल्स थे, y और z था, तो आपने y को z की फॉर्म में ले लिया, आप z को y की फॉर्म में भी ले सकते थे। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे y z w 3 आ गए यहाँ पे, तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, किसी एक को 2 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब 2 की फॉर्म में लिखूंगा तो 2 फ्री वेरिएबल मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज मैं y को z और w की फॉर्म में लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 8z माइनस 3w। अब y तो डिपेंड हो गया z एंड w पे, z एंड w तो किसी पे डिपेंड नहीं है, तो z और w दोनों फ्री वेरिएबल है। तो वी कैन राइट एज्यूम लेट z इज इक्वल टू k1 एंड w इज इक्वल टू k2 वेयर k1 k2 आर फ्री वेरिएबल्स। फ्री वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि k1 k2 जो है सेट ऑफ रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हो आप। और ये ध्यान रखना जरूरी नहीं कि k1 k2 के बराबर हो, इसलिए मैंने k1 k2 अलग अलग लिखा है। k1 k2 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। z और w में कोई रिलेशन नहीं है। आप चाहो तो z को y और w की फॉर्म में भी लिख सकते हो, w को y और z की फॉर्म में भी लिख सकते हो। आपके जो इनफाइनाइट सोल्यूशन का जो सेट आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं z तो आपका k1 आ गया, w आपका k2 आ गया, y को k1 k2 में लिख लो, y कितना होगा -8, z कितना था k1 और -3 w कितना था आपका k2, तो y भी आपका आ गया यहाँ पे। अब x को भी इसके फॉर्म में लिख लो, x प्लस 3, y कितना है आपका -8 k1 -3 k2। ठीक है, और प्लस 13 z, व्हाट इज z, z कितना है आपका, z इज इक्वल टू k1 है, और w कितना है +3 w इज k2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x ये कितना होगा 24 k1 -9 k2 प्लस 13 k1 प्लस 3 k2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x ये कितना होगा आपका 31, नहीं k1 है, ये k1 ये रहा ना यहाँ पे, तो 4 में से 3 ये है, तो 1 -1 और 11 7 20। ठीक है, ये k1 और ये कितना हो गया है -9 k2 और ये k2 कितना होगा -6 k2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 11 k1 प्लस 6 k2। तो आपका x भी आपका k1 k2 के फॉर्म में आ गया। तो जो आपके जो फाइनल सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन में अगर यहाँ लिखूँ तो मैं इधर लिखता हूँ, जो आपका फाइनल सोल्यूशन आया है यहाँ पे, फाइनल सोल्यूशन आपका x कितना आया आपका 11 k1 प्लस 6 k2, y कितना आया आपका y इज़ -8 k1 -3 k2, z कितना है आपका k1 एंड w इज इक्वल टू k2।
वेयर K1 एंड K2 जो है आपके फ्री वेरिएबल्स है, फ्री वेरिएबल्स। तो ये आपके फ्री वेरिएबल्स आ गए, मतलब K1 K2 को आप कुछ भी ले लो, K1 को मान लो 3 ले लूँ, K2 को 4 ले लूँ, तो यहाँ पे XYZW आ जाएगा, वो वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट करूँगा, इट विल सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये था कि हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन में आपको एक से ज़्यादा फ्री वेरिएबल्स भी मिल सकते हैं, हमेशा फ्री वेरिएबल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितने फ्री वेरिएबल्स मिलने वाले हैं, तो वो भी हम जान सकते हैं। देखो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, तो आपको ये लास्ट रिलेशन बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे, जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया भी था। देखो जब भी आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली बात है कंसिस्टेंट रहेगा, क्योंकि सोल्यूशन तो एग्जिस्ट हो रहा है, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी बराबर तो होगी होगी। ठीक है, और इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो गए। ठीक है, क्योंकि अननोन्स नंबर ऑफ अननोन्स से लेस हो रही है रैंक ऑफ ए भी, तभी उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं। अगर तीनों इक्वल हो जाए तो यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। तो सपोज रैंक ऑफ ए बी आपकी, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू सपोज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू सपोज आर है, जो भी आई इस वाले केस में वैसे 2 आई, इन जनरल बता रहा हूँ। सपोज रैंक ऑफ ए बी आपकी आर आ रही है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ अननोन्स जो है आपके सपोज वो आपके n है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे आपको वो कितने मिलेंगे आपको, n माइनस आर। देखो इस वाले केस में कितना था, नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, 4 थे, और रैंक ऑफ ए भी 2 थी, तो 4 माइनस 2, 2 फ्री वेरिएबल्स मिले हमें K1 एंड K2। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि नंबर ऑफ अननोन्स आपके 3 थे और ये रैंक ऑफ ए भी 2 थी, तो 3 माइनस 2 1 फ्री वेरिएबल मिला। तो दिस इज़ योर जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर रैंक ऑफ ए भी आर है, क्योंकि दोनों को इक्वल तो होना ही पड़ेगा ना, तभी वो कंसिस्टेंट बन रही है, और इनफाइनाइट का केस है तो उसका मतलब कि आर लेस देन एन होगा। एन क्या आपका, नंबर ऑफ अननोन्स। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने मिलेंगे, एक्जैक्टली n माइनस आर मिलेंगे। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ आया। अगर आपको कोई डाउट है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और मैं ट्राई करूँगा कि इसकी एक PDF डालूँ डिस्क्रिप्शन में, तो फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट में, या फिर कोई टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि इससे टच होना चाहिए और हमने टच नहीं करा, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो, और अपना फीडबैक आप ज़रूर डालिए। थैंक यू वेरी मच।